राम राम जी सभी किसान भाइयों को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता पौधे को कब पड़ती है और किन पोषक तत्वों को पौधा किस प्रकार से उपयोग करता है यानी ग्रहण करता है। ये सब जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर, जहां आपको तथ्यों पर आधारित जानकारी मिलती है। दोस्तों, पौधे को अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने के लिए लगभग 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से 3 तत्व कोबाल्ट, निकल और क्लोरीन। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कुछ पौधों में फ़ायदा करते हैं और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कुछ पौधों में नुकसान भी करते हैं। इसीलिए कुछ लोग पौधे को जीवन चक्र पूरा करने के लिए 15 पोषक तत्वों को जरूरी मानते हैं, कुछ 16 पोषक तत्वों को, कुछ 17 पोषक तत्वों को और कुछ 18 पोषक तत्वों को जरूरी मानते हैं। अब इन्हीं पोषक तत्वों में से 3 पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधा वातावरण से सीधा प्राप्त कर लेता है, यानी इनकी हमें पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बाकी बचे पोषक तत्वों की पूर्ति हमें पौधे में अलग से करनी पड़ती है। और इन्हीं आधार पर इन पोषक तत्वों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला मुख्य पोषक तत्व यानी प्राइमरी पोषक तत्व, दूसरा सेकेंडरी पोषक तत्व यानी अन्य पोषक तत्व और तीसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। अब मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आता है यानी NPK। ये तीनों चीज़ें मुख्य पोषक तत्वों में आती है या फिर यूँ कहे प्राइमरी पोषक तत्वों में शामिल है। इसके अलावा अन्य पोषक तत्वों में यानी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर ये आते हैं। और अब बात कर लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इनमें कॉपर, आयरन, बोरोन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्लोरीन और निकेल ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों बचे हुए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधा वातावरण से ही प्राप्त कर लेता है, इसलिए ये अलग श्रेणी में आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मुख्य पोषक तत्वों में शामिल नाइट्रोजन से। तो देखिए, पौधा नाइट्रोजन को 3 फॉर्म में ही ले पाता है। पहला नाइट्रेट फॉर्म में, दूसरा नाइट्राइट फॉर्म में और तीसरा अमोनियम फॉर्म में। इन्हीं 3 फॉर्म में पौधा नाइट्रोजन को प्राप्त करता है। और क्योंकि वातावरण में 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी पौधा उसे प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट वातावरण से नाइट्रोजन को प्राप्त नहीं कर पाता है। नाइट्रोजन दोस्तों क्लोरोफिल का एक मुख्य पोषक तत्व है। नाइट्रोजन की कमी मतलब पौधे में क्लोरोफिल की कमी। और बिना क्लोरोफिल के दोस्तों पौधा बिल्कुल भी खाना नहीं बना पाता है और जाहिर सी बात है कि वो सूखकर नष्ट हो जाएगा। इसके साथ ही पौधा सबसे ज़्यादा उपयोग नाइट्रोजन का करता है। पौधा अपने लगभग हर हिस्से के विकास के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करता है, चाहे वो जड़ हो, तना हो या फिर वो पत्तियाँ हो। और इसकी कमी को पूरा करने के लिए सामान्यतः यूरिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। और यूरिया डालने के बाद वो 3 से 4 दिनों बाद अपना काम शुरू करता है और जिसका असर लगभग 20 दिनों तक रहता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर एक बार कोई रासायनिक खाद का दाना नमी पा जाता है और उसमें रिएक्शन शुरू हो जाता है तो फिर उसे दोबारा नमी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यूरिया को लेकर तो एक रिसर्च में ये भी बताया गया है कि अगर आपके खेत की मिट्टी में 6% भी अगर नमी है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि ये काम करना शुरू कर देता है। लेकिन यूरिया का लगातार अनुचित मात्रा में प्रयोग करने से ये आपके मिट्टी की pH को घटा देता है। हालांकि यह खुद न्यूट्रल होता है, यानी कि इसकी खुद की pH 7 के लगभग होती है। इसलिए किसान भाइयों यूरिया का उपयोग नए पौधों में यानी नर्सरी में तो बिल्कुल ना के बराबर यानी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसका दाना नए पौधों की जड़ों के पास पड़ जाता है तो उसके पौधों को जला भी सकता है। और अगर आप अपनी फसल में एक बार यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसके 20 दिन बाद ही दोबारा यूरिया का उपयोग आपको करना चाहिए। अब अगला मुख्य पोषक तत्व है फास्फोरस। इसे पौधा 2 तरीक़ों से ग्रहण करता है। पहला ड्राई हाइड्रेटेड फास्फेट और दूसरा हाइड्रोजन फास्फेट। और आज के समय में इसका सबसे बढ़िया विकल्प है DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस आता है। और इस प्रकार के सभी खाद जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स या फिर जटिल खाद बोला जाता है। और इस प्रकार के खादों में जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व शामिल होते हैं उन्हें अलग अलग रासायनिक तरीक़ों से बांध कर रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे अगर आप दूध में चाय पत्ती डालते हैं तो वो रिएक्शन होकर चाय बन जाती है, और उसी चाय पत्ती को पॉलीथीन की थैली में डालकर अगर दूध में रखेंगे तो दूध भी वैसा का वैसा ही रहेगा और चाय पत्ती भी वैसे की वैसे ही रहेगी, यानी वो आपस में कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं।
इसी प्रकार इन खादों में भी इस तरीके से अलग अलग खादों को बांध कर रखा जाता है और इसी प्रकार की खादों को कॉम्प्लेक्स या जटिल खाद बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर एनपीके फॉर्म आप कोई सी भी ले लीजिए, 19-19-19 एनपीके, 12-32-16 एनपीके आता है, या फिर आप खुद डीएपी को ही ले लीजिए जिसमें 18% नाइट्रोजन प्लस 46% फास्फोरस आता है। अब डीएपी में 18% जो नाइट्रोजन आता है उसमें से 15.5% अमोनियम फॉर्म में वो आता है और 46% फास्फोरस में से 39.5% ही वो पानी में घुलता है, बाकी का मिट्टी में जाकर ही घुलता है। और जो फास्फोरस है वो 7 दिनों के लगभग पौधों में लगना शुरू होता है, जो कि 4 से 5 महीनों तक फसलों में काम आता रहता है। फास्फोरस पौधे के संपूर्ण विकास में काम करता है, उनकी जड़ों के विकास का काम करता है और जो उनमें दाने बनते हैं उनके विकास में काम करता है। इसलिए पौधों में डीएपी की भूमिका बहुत ही अहम होती है। किसान भाइयों, डीएपी का पीएच 8% के लगभग होता है, तो अगर आपकी मिट्टी पहले से ही ज़्यादा पीएच वाली है तो आपको उसमें डीएपी की मात्रा नहीं देनी है। फास्फोरस की कमी की पूर्ति के लिए आप उस समय एसएसपी का उपयोग करें, क्योंकि एसएसपी का पीएच 1 से 1.5% के आसपास होता है। अगर आप ज़्यादा पीएच वाली मिट्टी में ज़्यादा पीएच वाला मतलब आप डीएपी का उपयोग करोगे तो आपके मिट्टी की पीएच ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो पौधा है वो ज़्यादा पोषक तत्वों को ज़मीन से नहीं उठा पाता है। अब बारी आती है किसान भाइयों पोटास की। दोस्तों, पोटास पौधे में सुरक्षा कवच बनाता है, साथ ही खाने को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। पौधे को तनाव से बचाता है, यानी अगर विपरीत वातावरण हो जाए, ज़्यादा पानी हो जाए या कम पानी हो जाए, ज़्यादा गर्मी हो जाए या ज़्यादा सर्दी हो जाए, इस स्थिति में पौधे को सहनशील बनाता है, जिसकी वजह से फल और फूलों की संख्या बढ़ती है, उनकी क्वालिटी में सुधार होता है और उनका वजन भी बढ़िया बैठता है। अब इसकी पूर्ति के लिए मुख्य स्रोत एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास, जो कि लाल रंग का आता है, जो 0.060% आता है। इसके अलावा एसओपी, जो साधारण सफ़ेद रंग का पाउडर फॉर्म में आता है। इसके अलावा आप एनपीके ग्रेड कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे 19-19-19 जिसमें 19% पोटास आता है। इसके अलावा आप 12-32-16 ले सकते हैं जिसमें 16% पोटास की मात्रा आती है। मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप किसी भी तरीके से पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात है कि पोटास मिट्टी में चल नहीं पाता है, यानी फैल नहीं पाता है, इसलिए अगर आप पोटास स्प्रे के रूप में देते हैं तो वो पौधे की जड़ों तक नहीं पहुँच पाता है। अगर उस खेत में नमी की कमी रह जाती है तो, यानी पानी की कमी रह जाती है तो इसलिए हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि पोटास को मिट्टी के माध्यम से दे, जिससे जो पौधे की जड़ें हैं वो पोटास को आसानी से पा सके। अब दोस्तों, जो पोटास का क्लोराइड फॉर्म होती है जैसे एमओपी, इसका उपयोग समुद्र के किनारे वाले इलाकों में ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से समुद्र के किनारे वाले हिस्सों में या ज़मीनों में पहले से ही क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब क्लोरीन ज़्यादा होने से यह क्लोरीन कुछ फसलों पर विपरीत प्रभाव भी डालते हैं, यानी उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे कुछ फसलें आलू है, तंबाकू है या बागवानी, अगर कोई सी भी फसल, तो अगर आप भी समुद्र के किनारे वाले इलाकों में रहते हैं और पोटास की पूर्ति करना चाहते हैं तो एसओपी यानी सल्फेट ऑफ पोटास या फिर एनपीके की कोई सी भी ग्रेड का उपयोग आप कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, जो एमओपी और एसओपी का उपयोग आप करते हैं तो ये दोनों लगभग पौधे में 5 से 7 दिनों के अंदर लगना शुरू हो जाते हैं, मगर एमओपी मिट्टी में 2 से 3 महीने तक काम करता है और एसओपी मिट्टी में पौधे में 1 से 1.5 महीने तक ही काम करता है। और आजकल जो भी एनपीके ग्रेड मार्केट में आती है वो जो 100% पानी में घुलनशील होते हैं, वो अगर आप अपने खेत में या मिट्टी में डालते हैं तो वो पौधों में 1 महीने के लगभग काम करते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स यानी सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम के बारे में। यह हर कोशिका की दीवार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से हमें पौधा स्वस्थ लगता है। इसके बिना पौधा स्वस्थ नहीं दिख सकता है। नई जड़ों के निकलने में और नए कल्लों के विकास में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इसके साथ ही ये यानी कैल्शियम पौधे में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, और इसकी कमी के लक्षण हमें सबसे ज़्यादा नई पत्तियों में देखने को मिलते हैं। पत्तियां मुड़ने लग जाती है, विकृत होने लग जाती है, इसके साथ ही डंठल चटकने लग जाते हैं, टहनियाँ टूटने लग जाती है। इसकी कमी की पूर्ति करने के लिए आप एसएसपी, कैल्शियम नाइट्रेट और चूना का उपयोग कर सकते हैं। चूने के ऊपर हमने इससे पहले वाली एक वीडियो भी डाल रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही कैल्शियम आपकी मिट्टी की पीएच को भी सुधारता है।
बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम पौधे में मुख्य खाना पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल का एक तत्व भी मौजूद होता है जो पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण भी करता है। अगर पौधे में क्लोरोफिल की कमी है तो हो सकता है कि उसमें मैग्नीशियम की भी कमी हो। और इसकी कमी के लक्षण, पौधे में जो पत्तियां होती है उनकी नसें हरी होती है और बाकी का हिस्सा पीला पड़ जाता है और फिर वो सूख कर ख़त्म हो जाता है। और इसकी आवश्यकता बीजों के बनते समय भी पौधे को पड़ती है और इसकी कमी की पूर्ति के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करके इसकी पूर्ति कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सल्फर पोषक तत्व के बारे में। कुछ वैज्ञानिक तो इसे चौथा मुख्य पोषक तत्व भी मानते हैं, यानी एनपीके के बाद चौथा मुख्य पोषक तत्व पौधे में सल्फर को ही मानते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पौधे में अमीनो एसिड, प्रोटीन और तेल बनाने में सबसे ज़्यादा पड़ती है। यहाँ तक कि कुछ एंजाइम और विटामिन बनाने के लिए भी पौधे को इसकी आवश्यकता पड़ती है। और एक तरीके से पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए भी सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि डायरेक्ट तरीके से नहीं पड़ती, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से इसकी आवश्यकता पड़ती है। और किसान भाइयों, हम इंसानों में भी अमीनो एसिड और प्रोटीन बनाने में सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। और अनाज वाली फसलों में अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। दलहन और तिलहन फसलों में सबसे ज़्यादा सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, सल्फर की कमी की वजह से पौधा नाइट्रोजन भी ठीक तरीके से नहीं ले पाता है, इसलिए सल्फर और नाइट्रोजन को एक दूसरे का पूरक भी माना जाता है। इसके साथ ही सर्दियों में सल्फर का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इससे जड़ों को गर्मी मिलती है और ये एक तरीके से फफूंदीनाशक यानी फंगिसाइड का भी काम करता है। इसकी कमी के लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पत्तियां हल्के पीले रंग की हो जाती है। अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जो हमने आपको बताए हैं, ये आपके खेत में भरपूर मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए, ताकि जिससे जो पौधा है वो अपना सर्वांगीण विकास आसानी से कर सके। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। पौधों को इनकी ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, लेकिन इनकी आवश्यकता 100% ज़रूर पड़ती है। अब ये जो पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये अलग अलग फसलों में अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग रोगों से बचाते हैं। जैसे जिंक धान में खैरा रोग से बचाता है और कॉपर एक फफूंदीनाशक के रूप में काम करता है। बोरोन कई प्रकार के रोगों से बचाता है, फूलों व फलों के झड़ने से बचाता है। और इस प्रकार के असंख्य काम ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करते हैं। किसान भाइयों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर अलग से विस्तार से एक वीडियो बना देंगे, आप वो वीडियो देख लेना। वीडियो से संबंधित कोई भी यदि आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी हम लाते हैं वो सिर्फ आपके लिए लाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी इसके साथ ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान और धन्यवाद।